नमस्कार। प्रदेश के नंबर 1 और सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अतुल प्रताप सिंह। प्रदेश में बिजली व्यवस्था के हालात को लेकर अब बीजेपी का केंद्रीय आलाकमान भी नाराज है। इस नाराजगी का इजहार किया केंद्रीय ऊर्जा मंत्री ने सीएम मनोहर लाल के साथ मुलाकात के दौरान। दरअसल प्रदेश सरकार गुरुग्राम की जनता को 24 घंटे और 7 दिन बिजली की निर्बाध आपूर्ति की तैयारी में है। स्मार्ट ग्रिड परियोजना के तहत साइबर सिटी गुरुग्राम को जनरेटर और इन्वर्टर फ्री करने की तैयारी की जा रही है और यह देश की पहली ऐसी परियोजना होगी। इसी परियोजना की तैयारियों को लेकर दिल्ली में केंद्रीय मंत्री से मुलाकात चल रही थी सीएम और अधिकारियों की, लेकिन इसी दौरान प्रदेश में बिजली समस्या का मुद्दा खुद जब उठा तो पीयूष गोयल ने सरप्लस बिजली होने के बावजूद सरकार की आलोचना पर सवाल खड़े किए। बड़ा सवाल यह है कि सरप्लस बिजली के बावजूद आखिर हालात क्यों नहीं सुधरे और केंद्रीय ऊर्जा मंत्री के सवालों का सरकार के पास क्या जवाब। क्या स्मार्ट ग्रिड परियोजना से हल का यहां पर रास्ता हम देख सकते हैं, मुश्किल खत्म हो जाएगी। इन तमाम अहम सवालों पर हम करेंगे खास पैनल के साथ चर्चा। बड़ी बहस। जी हां, तो कुछ सवाल हम लगातार उठाते रहे। आज खुद केंद्रीय मंत्री ने भी उठाया है। सवाल का जवाब क्या होगा और समाधान क्या निकाल सकती है सरकार, कितनी कवायद तेज होगी, इसका जवाब अब ढूंढना होगा। सरप्लस बिजली के बावजूद आखिर हालात क्यों नहीं सुधरे, केंद्रीय ऊर्जा मंत्री के सवालों का सरकार के पास क्या जवाब है। क्या स्मार्ट ग्रिड परियोजना से वाकई मुश्किल हल हो जाएगी। अपने आप में कह सकते हैं कि यह काबिले तारीफ कदम है। कम से कम एक सरकार ने पिछले 8 से 10 महीने में कोई रोड मैप तैयार किया, भले गुरुग्राम के लिए ही सही और बाकी अन्य जगहों के लिए अलग था, लेकिन जनरेटर मुक्त, इन्वर्टर मुक्त और सभी को 24 घंटे बिजली, जिसमें जो माफिया हैं, जो कॉलोनाइजर्स हैं, उनकी भूमिका खत्म होगी। एक अच्छी बात है, लेकिन सिर्फ गुरुग्राम क्या, बाकी अगर सूबे की बात करें, अन्य हिस्सों की बात करें तो उनका क्या हाल होगा, इसका जवाब अभी भी नहीं है। क्योंकि बिजली तो सरप्लस, लेकिन बिजली मिल नहीं रही और यही बात यहां पर उठाई है केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने। हम बड़ी बहस की शुरुआत करें उससे पहले हम आपको दिखाते हैं कि आखिर क्यों बैठक के दौरान केंद्रीय ऊर्जा मंत्री नाराज दिखे। मैं एक तरफ रोज चीख के बोल रहा हूँ बिजली सरप्लस है, देश में अवेलेबल है, मैंने नहीं करवाया। सीधा आता है कि पीएमओ को भी टैग करके पीयूष गोयल सी डे इन विलेज एरियाज इन हरियाणा वी आर फेसिंग 10 to 12 hour पावर कट डेली इन सेक्टर 6। व्हाई इज इट हैपनिंग इन बीजेपी रूल्ड हरियाणा। पीयूष गोयल मतलब मुझे मोर देन 20 hours ऑफ पावर कट इन लास्ट 24 hours May 4th को। मुझे लगा एक थोड़ी खुलासा से बातचीत करें तो अच्छा रहेगा। जी हां, तो ट्वीट में क्या कुछ कहा गया था, कहीं नाराजगी थी, कहीं पर व्यंग कसा गया था और टैग बकायदा पीएमओ तक को किया गया था। तो सबके सामने इस बात को उन्होंने रखा। खुद आपने देखा कि उनके सामने मुख्यमंत्री मौजूद थे और तमाम अधिकारी मौजूद थे। दरअसल केंद्रीय बिजली प्राधिकरण की एक रिपोर्ट के हवाले से हरियाणा को पावर सप्लाई के मामले में सरप्लस स्टेट कहा गया। दरअसल सरकार ने बिजली समस्या को देखते हुए जरूरत से भी 2.5% ज्यादा बिजली की खरीद की, लेकिन फिर भी पावर कट लगातार लगते हैं। एक और आंकड़े पर नजर डालते हैं। हरियाणा में 49,800 मिलियन यूनिट की मांग है। सरकार ने इससे ज्यादा 51,069 मिलियन यूनिट का इंतजाम किया है, यानी पहले से तैयारी पूरी, लेकिन फिर भी समस्या वैसे ही। इस सीजन में 2.5% अतिरिक्त बिजली के स्टोरेज का दावा किया गया है और सरप्लस बिजली का बार बार जिक्र होता है। पीक आवर में 8,950 मिलियन यूनिट की जरूरत होती है, लेकिन अब सरप्लस का अगर हम आंकड़ा देखें तो देखिए सरकार के पास 9,263 मिलियन यूनिट का पूरा प्रबंध है, लेकिन फिर भी शहर से लेकर गांव तक हर जगह पर यहां पर इस वक्त कट की बात है। निजी कंपनियों से बिजली खरीद के बाद हरियाणा सरप्लस स्टेट में शामिल है। वहीं जिस स्मार्ट ग्रिड परियोजना को लेकर यह बैठक हुई, आखिर वो परियोजना क्या है, जरा ग्राफिक के जरिए उसकी जानकारी हम आपके सामने रखते हैं। गुरुग्राम में निर्बाध विद्युत आपूर्ति के लिए स्मार्ट ग्रिड परियोजना की पूरी तैयारी की गई है। अधिकारियों के साथ बैठकर पिछले 8-10 महीने में रोड मैप तैयार किया गया। 24 घंटे गुणवत्तापूर्ण और निर्बाध आपूर्ति इसका लक्ष्य रखा गया है। इसमें सबसे खास बात यह है कि किसी की भूमिका नहीं रहेगी। जनरेटर इन्वर्टर के इस्तेमाल को खत्म करने की एक कवायद है और जो माफिया है, जनरेटर माफिया हो या फिर उसके अलावा अन्य, उनकी भी भूमिका खत्म हो जाएगी। पर्यावरण संरक्षण को भी इससे बढ़ावा मिलेगा। यह है स्मार्ट ग्रिड परियोजना और इसी को लेकर तैयारी करने के साथ मुलाकात का दौर चल रहा था, जो पूरा खाका तैयार किया गया, जिसकी सराहना भी
केंद्रीय मंत्री ने की है। 1382 करोड़ रुपए का निवेश होगा पहले चरण में, इस ग्रिड के पहले चरण में, और जो 200 सोसाइटी के लोग हैं उनको लाभ मिलेगा। लगभग 5 लाख से ज्यादा लोग उनको लाभ मिलेगा, ये इसका हिस्सा बनेंगे। 5 लाख उपभोक्ता हैं इन 200 सोसाइटी में जो कि इससे लाभान्वित होंगे। जहां शिकायतों को लेकर पीयूष गोयल नाराज दिखे, तो वहीं स्मार्ट ग्रिड परियोजना की तैयारियों को लेकर उन्होंने सरकार की खुले दिल से तारीफ भी की है। जिस माइन्यूट प्लानिंग के साथ आज मेरे समक्ष स्मार्ट ग्रिड के प्रोजेक्ट को रखा गया, मैं समझता हूं ये एक प्रकार से मिसाल बनेगा। आगे देश में स्मार्ट ग्रिड्स को हमने और तेज गति से बढ़ाने के लिए, गुड़गांव की जटिल समस्या गुड़गांव के सभी रहवासी जानते हैं। एक प्रकार से डीजल जेनसेट से बिजली 18-18 रुपए में वहां की जनता को खरीदनी पड़ती थी। ये सब दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति को मनोहर लाल जी ने एकदम हेड ऑन लिया है, एकदम उसके ऊपर एक प्रकार से वार किया है। और जिस प्रकार की आज मेरे सामने रिपोर्ट रखी गई, पहले ही चरण में स्मार्ट ग्रिड में 1382 करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा। साथ ही साथ दूसरे चरण की स्टडी शुरू कर दी गई है, उसको भी जल्द से टेकअप करके लगभग 4,000 करोड़ रुपए लगा के पूरे गुड़गांव की व्यवस्था को, एग्जिस्टिंग व्यवस्था को अपग्रेड करके सुनिश्चित करना कि 24/7 बिजली हर व्यक्ति को, हर दफ्तर को, हर सरकारी अफसर, सरकारी ऑफिस को, अस्पताल को, स्कूल को मिले। जिस अब वहीं स्मार्ट ग्रिड परियोजना को लेकर सीएम ने क्या कहा, जरा वो भी सुन लीजिए। जो गुड़गांव की योजना बनाई थी पावर सप्लाई को लेकर के, और खास करके स्मार्ट ग्रिड का जो विषय था, उसमें एक फेज का काम अभी 22 जुलाई को उसके टेंडर खुलेंगे और बहुत जल्दी उसको हम प्रारंभ करने वाले हैं। आगे भी 2nd, 3rd, 4th फेज का जो काम है वो भी साइमल्टेनियसली शुरू हो जाएगा। गुड़गांव की जितनी प्रॉब्लम्स है उसके ऊपर हमने आज विचार किया। इसमें बहुत से विषय बिल्डर्स के, कॉलोनाइजर्स के जो बीच में मामले अड़े हुए थे, अब हमने ये तय किया है कि बिजली की सारी सप्लाई के बीच में जो बिल्डर्स का रोल और कॉलोनाइजर का रोल है उसको हम खत्म करेंगे। डायरेक्ट सप्लाई जो है कंज्यूमर्स को, ये हरियाणा की ओर से, डिपार्टमेंट की ओर से हम देंगे। जी हां, तो सरकार ने ये नहीं कह सकते कि कोशिश नहीं की है, और बाकायदा खुद आपने देखा कि केंद्रीय मंत्री ने सराहना की है कि बहुत ही माइन्यूट लेवल पर तैयारी की गई है। जो यहां पर प्रेजेंटेशन आज रखा गया अधिकारियों के बीच में, वो वाकई साफ जाहिर करता है कि सरकार की मंशा नेक है। लेकिन मसला सिर्फ इतना ही नहीं है कि गुरुग्राम तो ठीक है कि निर्बाध आपूर्ति हो जाएगी अगर सरकार की पहल ठीक होती है, लेकिन बाकी सूबे का क्या? सरप्लस बिजली होने के बावजूद अगर यह परिस्थिति बनती है तो वाकई सवाल खड़े होते हैं। इसके लिए भले कहा जाए कि दरअसल व्यवस्था विरासत में बड़ी खराब मिली है, लेकिन इसी व्यवस्था को आपको सुधारना है और उसके लिए अच्छा खासा वक्त बीता। उसके साथ साथ सवाल यह भी है कि जो तमाम कोशिशें, कवायद इस वक्त में सरकार कर रही थी, क्या अभी भी उसमें पूरी तरह से सफल नहीं हो पाई? कब तक निर्बाध आपूर्ति पूरे हरियाणा में होगी? क्योंकि यहां पर जिस ट्वीट का जिक्र किया गया उसमें कहा गया है कि 20 से 22 घंटे वो इलाके जो कि बीजेपी शासित हैं वहां पर भी कटौती हो रही है। यानी व्यंग भी कसे गए हैं, उम्मीदें भी की गई हैं और पीएमओ को टैग भी किया गया है। केंद्रीय मंत्री शायद इस बात से भी नाराज थे कि मसला पीएमओ तक पहुंच चुका है, खुद प्रधानमंत्री की भी जानकारी में मामला आ गया होगा। हमारे साथ कुछ मेहमान हैं, मैं उनसे आपको तारुफ कराऊं। फिलहाल हमारे साथ इस वक्त दिल्ली स्टूडियो में मौजूद हैं राजीव जेटली साहब, और बाकी अन्य मेहमान हमारे साथ अभी चंद मिनटों में जुड़ेंगे, उनसे हम आगे बातचीत करेंगे। जेटली साहब से हम चर्चा की शुरुआत करते हैं। जेटली साहब, एक सराहना के साथ साथ ये तारीफ की गई कि हाँ बहुत माइन्यूट तैयारी की गई, बहुत अच्छा रोड मैप यहां पर दिया गया है और जो कुछ इस योजना के तहत होगा वो सकारात्मक होगा, लेकिन उसी बीच में नाराजगी भी है, उसी बीच में सवाल भी है कि पूरे सूबे का क्या होगा? देखिए, कोई अगर आप नाराजगी की बात करते हैं तो मैं कहना चाहता हूं कि नाराजगी नहीं है, अपेक्षाएं जितनी हैं वो व्यवस्थित प्रदेश होते हैं, कुछ अव्यवस्थित प्रदेश होते हैं। अगर मैं बात करना चाहूं भाजपा शासित प्रदेशों की, जैसा कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, ये कुछ ऐसे प्रदेश थे जिसमें सरकारें पहले आ चुकी थी और आने की वजह से वो प्रदेश काफी व्यवस्थित थे। लेकिन जो प्रदेश अव्यवस्थित थे, उन अव्यवस्थित प्रदेशों को व्यवस्थित करने के लिए जो भारतीय जनता पार्टी की, हमारी मनोहर लाल जी की सरकार ने कार्य करे हैं, उनसे माननीय पीयूष गोयल जी पूरी तरह से सहमत थे। एक छोटी सी बात आपके सामने रखना चाहता हूं कि हम 69 स्क्वायर किलोमीटर की ट्रांसमिशन लाइनें जो बिछा रहे हैं केंद्रीय स्तर पर, जो हमारी ऑलमोस्ट 50,000 किलोमीटर
स्क्वायर किलोमीटर टच कर चुकी है। अगर वहीं दूसरी तरफ हम हरियाणा पे आते हैं तो हरियाणा के अंदर भी लगभग हमने 350 किलोमीटर 536 स्क्वायर किलोमीटर की हम ट्रांसमिशन सिस्टम को दुरुस्त कर चुके हैं और 3131 किलोमीटर ट्रांसमिशन सिस्टम का हमारा टारगेट अगले 3 सालों का है। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि ट्रांसमिशन सिस्टम अगर बेहतर नहीं होगा तो आपके पास कितनी भी सरप्लस में बिजली क्यों ना हो, वो बिजली आप घरों तक नहीं पहुंचा सकते। आपको याद होगा, मैंने अपनी पिछली डिबेट में भी यही बात रखी थी कि बिजली हमारे पास सरप्लस में है, जिसके ऊपर कुछ विपक्षी साथियों ने आपत्ति जताई थी। आज कम से कम आपके चैनल के माध्यम से ये बात जरूर पता चली होगी कि हमारे पास सरप्लस बिजली है, लेकिन उस सरप्लस बिजली को घरों में पहुंचाने के लिए जो कार्य करने हैं, जो इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना है, वो हमारी सरकार मजबूती से कर रही है। अगर मैं सिर्फ अपनी सरकार की ही बात कह दूं तो मैंने आपको बताया कि 200 लगभग 320 फीडर, जिसमें हमने 12 घंटे से 15 घंटे की सप्लाई कर दी। 360 फीडर हमने और चयनित करे, जिसमें हम 1000 गांवों को बिजली देने वाले हैं। तीसरी बात, अगर हम ट्रांसमिशन सिस्टम की बेहतरी की बात करते हैं तो हमने लगभग 550 किलोमीटर की हमने ट्रांसमिशन सिस्टम को बेहतर किया है, नया ट्रांसमिशन सिस्टम लगाया है। अब चौथी बात जो हम कहना चाहते हैं कि जब हम सब स्टेशन लेवल की बात करते हैं तो देखिए, जो हमारे पास 418 एग्जिस्टिंग सब स्टेशन थे, उनको भी हमारी सरकार ने आकर अपग्रेड किया। हमने कितने सब स्टेशन था, ट्रांसमिशन सिस्टम था, उसको बेहतर किया हमने। आपको अगर आंकड़ों के हिसाब से भी बता दूं तो ये बताना चाहता हूं कि 220 जो केवीए का सब स्टेशन था उसको हमने अपग्रेड किया, उसका ट्रांसमिशन सिस्टम अपग्रेड किया। लगभग 14 हमने ऐसे हैं जो 33 केवीए के कर दिए हैं। लगभग 66 केवीए के हमारे 4-5 ऐसे सब स्टेशन थे जिनको हमने अपग्रेड किया, ट्रांसमिशन सिस्टम अपग्रेड किया। तो मुद्दा जो है नटशेल में वो ये है कि हमारी सरकार जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर एक इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई और डिस्ट्रीब्यूशन के लिए होनी चाहिए, जो इस प्रदेश के अंदर नहीं थी, उसकी बेहतरी के लिए कार्य कर रही है। सर, एक सवाल मेरा यहां पर, ठीक है, मैंने पहले भी कहा कि देखिए, आपके केंद्रीय मंत्री ने भी, देश के केंद्रीय मंत्री ने भी सराहना की है, सराहना हुई है, तो जरूर आपने कुछ बेहतर किया होगा, मुझे उस पर कोई आपत्ति नहीं। और काम करने के लिए आप सरकार में, आप कह रहे हैं कि हमें विरासत में कुछ चीजें गलत मिली थी, गड़बड़ मिली थी, हम उसे सुधार रहे हैं और इतना काम हमने किया है और आगे हम बहुत तेजी से काम कर रहे हैं। मेरा सीधा सा सवाल, जिन जगहों पर बिजली जाती थी आपकी सरकार से पहले भी और अब भी, वहां पर 20-20 घंटे, 25-25 घंटे अगर बिजली कट रही, वो भी तब जब सरकार कहती भी है और आंकड़े भी कहते हैं कि सरप्लस बिजली है। आखिर इन व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने में आपको 1.25 साल का वक्त लगा, क्या यह भी कम है? बिल्कुल नहीं, हम ये नहीं कहना चाहते कि हमें जितने कार्य करने थे उतने कार्य हम कर चुके हैं। अभी बहुत कुछ बेहतर करने की जरूरत है। मैंने आपको ये बताया कि किस तरीके से हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल ना होने की वजह से वो सरप्लस बिजली घरों तक नहीं पहुंच पा रही। मैंने लास्ट डिबेट आपके साथ करी थी, वो एक बार बिजली के ऊपर ही थी और ये बात रखी गई थी कि सरप्लस बिजली किन कारणों से उद्योगों तक नहीं पहुंच पाती या घरों तक नहीं पहुंच पाती। ठीक है, यही बात थी जब एक बार चर्चा मेंटेनेंस को लेकर हो रही थी, आउटसोर्सिंग की, तब यह बात बताई गई थी कि जब हमें एमडी से पता चला कि 24 घंटे बिजली की सप्लाई है लेकिन ट्रांसमिशन सिस्टम के फेलियर की वजह से 4-4 घंटे के कट लगते हैं, तो इससे एक बात का अंदाजा तो लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया है वो इंफ्रास्ट्रक्चर पहले कभी डेवलप नहीं था। हाँ, पहले 2 दिक्कतें थी। पहले केवल इंफ्रास्ट्रक्चर एक अलग चीज थी, पहले हमारे पास बिजली भी उपलब्ध नहीं थी। पिछली सरकार ने जो सेंट्रल प्रोक्योरमेंट जो स्कीम थी उसके तहत कुछ बिजली हरियाणा प्रदेश को दी। उस बिजली को लोगों के घरों तक पहुंचाने के लिए जिस इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत थी उसकी लैकिंग थी, वो हमारे पास उपलब्ध नहीं था। आज हम 2-2 वर्टिकल साथ लेकर चल रहे हैं, हमारे पास सरप्लस में बिजली है। देखिए, लगभग 1,28,000 MVA बिजली हमारी सेंटर के पास जो सरप्लस में हमने इस बार बनाई है, जो अतिरिक्त बिजली पैदा की है, बावजूद उसके अगर वो बिजली प्रदेशों के अंदर लोगों तक ना पहुंचे तो वो उसका दुख कहीं ना कहीं सेंटर को जरूर होता है। लेकिन जब हम राज्य की सरकार की बात करते हैं, जो कल्पना पहले प्रदेश में नहीं की गई थी कि बिजली होना, सिर्फ सरप्लस में होने से आप सारी हल नहीं निकाल सकते। हम ये कहना चाहते हैं, हमने बिजली होना और बिजली पहुंचाना वो आप कर रहे हैं और आपको ये कहना है आपका ये कि आपको विरासत में इतनी खराब व्यवस्था मिली थी, इस वजह से दिक्कत आ रही है, लेकिन सरकार दिशा सही पकड़ रही है, आगे जाके नतीजे आएंगे। हमारे साथ बाकी मेहमान भी जुड़ गए, उनसे मैं आपको तारुफ करा देता हूं। रंजीता मेहता हमारे साथ, प्रवक्ता कांग्रेस की। मेहता जी, बहुत स्वागत है आपका। प्रदीप मलिक, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ हैं, बहुत स्वागत है प्रदीप मलिक आपका। और रविंद्र ढुल साहब हमारे साथ इनेलो की तरफ से हैं, बहुत स्वागत है ढुल साहब आपका। ढुल साहब,
आज एक बार फिर से बिजली का मसला, उस पर हम कर रहे हैं चर्चा, क्योंकि सुबह मुख्यमंत्री ने अधिकारियों के साथ केंद्रीय मंत्री से चर्चा की है। गुरुग्राम को निर्बाध 24 घंटे बिजली दिलाने के लिए एक रोड मैप पिछले 8-10 महीने में तैयार किया गया है, एक प्रोजेक्ट तैयार किया गया है, जिसकी खुद केंद्रीय मंत्री ने सराहना की कि बड़ा माइन्यूट प्रोजेक्ट तैयार किया गया है, बारीक से बारीक चीजों पर भी नजर रखी गई है और सरकार की सराहना की। अच्छी बात। लेकिन सरप्लस बिजली ना होने के बावजूद भी ना मिलना लोगों को, यह सवाल हमने तो कई बार उठाया, आपने कई बार उठाया, आज खुद केंद्रीय मंत्री ने उठा दिया है। तर्क दे रहे थे जेटली साहब कि विरासत में व्यवस्था खराब मिली है, हम कोशिश कर रहे हैं, मेंटेनेंस की परेशानी है, दिक्कतें हैं, टेक्निकल प्रॉब्लम है और भी कई दिक्कतें, उनको हम दूर कर रहे हैं। आखिर क्यों केंद्रीय मंत्री को यह सवाल उठाना पड़ा, एहसास करना पड़ा कि हां वाकई समस्या गंभीर है और लोग परेशान रहे हैं पिछले दिनों में? बेशक से अतुल परेशान रहे हैं। मैं ज्यादा इनको डिटेल में सुन नहीं पाया राजीव जी को, क्योंकि बीच में काफी कट रहा था। आप इस बात को समझिए, जिस प्रकार से पीयूष गोयल जी ने मुख्यमंत्री को जो आज खरी खोटी सुनाई है हरियाणा सरकार को इस बारे में, इस मामले में, जहाँ बात गुरुग्राम वाले प्रोजेक्ट की है, उस गुरुग्राम के प्रोजेक्ट की डिटेल ना हमारे पास में मौजूद है, ना ही हमारे साथ में पब्लिक की गई है। ये आपस में केंद्र सरकार के साथ में चर्चा करके क्या प्रोजेक्ट बनाते हैं, वो आखिर में इम्प्लीमेंट होगा या नहीं होगा, इसके बारे में हम आज बिल्कुल भी नहीं जानते। आप सिर्फ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से इस चीज को हम कभी भी तय नहीं कर पाएंगे कि ये सक्सेसफुल होगा या नहीं होगा। हम उस सक्सेस को सिर्फ और सिर्फ तब तोल पाएंगे जिस समय गाँव के लेवल पर, ग्रामीण लेवल पर, जो कि आपका 6700 गांव का जो आपका इलाका है हरियाणा में, ऐसे बहुत से गांव है जहाँ पे 3 से 4 घंटे से ज्यादा बिजली नहीं मिलती। और ये हालत डेवलप्ड एरिया की भी है। जैसे गुड़गांव की आज तक तो बहुत ही ज्यादा बुरी हालत थी। पिछली सरकार ने क्या किया है क्या नहीं किया है इसके बारे में भी आप चर्चा कर सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। पिछली सरकार के दौरान भी 7 से 8 घंटे तो अर्बन एरिया में भी लाइट नहीं रहती थी दिन में, गुड़गांव के अंदर ये हाल रहता था। लेकिन यहाँ पर अगर आपके पास में सरप्लस बिजली है तो ये एक प्रश्न चिन्ह है, इसमें कोई शक नहीं है कि है। पहली बात तो आपके पास में पावर परचेज एग्रीमेंट्स बहुत ज्यादा हैं। आप उनको पहले तो इस बात की जवाबदेही तय करें, भूतपूर्व सरकार ने जो पावर परचेज एग्रीमेंट गलत किए थे, जिनसे आप बिजली भी नहीं ले रहे हैं और केवल आप सिर्फ और सिर्फ पेमेंट कर रहे हैं। पहले तो आप उन पावर परचेज एग्रीमेंट्स को खारिज करें। सबसे पहले तो जरूरत है कि रेवेन्यू जो आप स्टेट रेवेन्यू जो है फ्री में जो है प्राइवेट कंपनियों को बांट रहे हैं उसको खत्म करें। फिर आपके जो प्लांट्स बंद पड़े हुए हैं उन प्लांट्स के ऊपर भी काम करने की जरूरत है। यहाँ तो सरकार नए पावर परचेज एग्रीमेंट करने के लिए बैठ गई है। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि आप जो है आपके पास में कुछ और बेसिक मुद्दे हैं, वो है बिजली का रेट को घटाने के। तो 4 रुपए 5 पैसे के आसपास में आज की कॉस्टिंग पे जो सरकार को बिजली मिल रही है, लेकिन सरकार दे रही है कितने रुपए के ऊपर, इसके ऊपर भी आप चर्चा करें। तो ये बिल्कुल, यानी जो बेसिक मुद्दे थे और पिछली डिबेट में भी हमने चर्चा की थी, पीपीए का मसला था, उसके साथ और भी कई चीजें, उस पर यहां पर सरकार काम नहीं कर रही, बल्कि असल में जिस तरीके से आज खुद केंद्रीय मंत्री ने सवाल उठाए हैं उससे यह सवाल खड़ा हो गया है कि हाँ वाकई जिस बात को मीडिया कह रहा था, विरोधी खेमा कह रहा था, उसका एहसास पीएमओ तक को है और केंद्रीय मंत्री को भी। आऊंगा जेटली साहब आपके पास। रंजीता जी, विरासत में व्यवस्था खराब मिली है इसलिए समस्या है, सरप्लस होने के बाद भी बिजली मिल नहीं पा रही, यह तर्क है सरकार का। बिल्कुल अतुल, जब इन्होंने अपना चुनावी मैनिफेस्टो लिखा था तब सारे चुनावी वादों करते समय इन्होंने नीचे स्टार में लिख दिया था कि हम हर चीज का जो ठीकरा है फेलियर का वो कांग्रेस के सिर पे फोड़ कर अपने आप को कहीं ना कहीं बचाने की कोशिश करेंगे। पर आज हरियाणा की जनता इनसे पूछना चाहती है, एक तरफ ये कहते हैं कि हमारे पास बिजली सरप्लस है, ये जो गुड़गांव में जो बिजली ले रहे हैं इनका जो कॉस्ट पड़ रही है वो 18 रुपए प्रति यूनिट की पड़ रही है, वहां पर ये जनरेटर से बिजली ले रहे हैं। मैं ये पूछना चाहती हूँ, क्या उत्पादन जब ऑलरेडी यूनिट चल रहे थे, 4 यूनिट तो ऑलरेडी बंद करके रखे हुए हैं, इसके बाद लेटेस्ट इन्होंने जानली का जो 750 मेगावाट बिजली प्रोडक्शन थी उसको भी बंद कर दिया, ये कह के हमारे पास सरप्लस बिजली है, जबकि हम अडानी साहब से 1424 मेगावाट बिजली खरीदते हैं। तो ये जो तालमेल सरकार और इनके बिजनेसमैन के बीच में है, ये जनता के सामने आ चुका है। वो जनता जानना चाहती है कि जहां पर उन्हें कांग्रेस के शासन में 4 से 5 रुपए पर यूनिट में बिजली मिलती थी, आज उनसे 11 रुपए पर यूनिट क्यों वसूला जा रहा है। एक तरफ तो सुर्खियों में सरकार आती है कि जो बिजली कर्मचारी हैं वो हड़ताल पर बैठे हैं, दूसरी तरफ वो प्राइवेटाइजेशन की ओर धकेल रहे हैं।
1998 में 424 करोड़ का घाटा था, आज वो घाटा बढ़ के 34,000 करोड़ बन चुका है। उसके बावजूद हम 23 सब डिवीजन जो कि ऑलरेडी प्रॉफिटेबल हैं और ऑलरेडी रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं, उसको हम प्राइवेट हाथों में देकर उनको हर महीने 5 करोड़ का और अधिक जो बोझ है वो सरकार के ऊपर डाल रहे हैं। तो जो पॉलिसी पैरालिसिस है बीजेपी सरकार का, चलिए पॉलिसी पैरालिसिस है यहाँ पर, इस वजह से दिक्कतें हैं। लेकिन आपने कहा कि आप लोगों के दौर में बहुत अच्छी व्यवस्था थी, कम कीमत पे बिजली मिलती थी, तो बोझ भी तो आप लोग के समय था, उसका जवाब फिर ढूंढने लगते हैं और आप सवाल ढूंढने लगते हैं। बहुत संक्षेप में जेटली साहब को जवाब देना चाहते हैं, उसके बाद मैं प्रदीप मलिक के पास जाऊंगा। जेटली देखिए, मैं 2 ही बातें बोलना चाहता हूं। सबसे पहली बात तो कांग्रेस को शायद बिजली के ऊपर चर्चा करने का इसलिए हक नहीं है कि इस कांग्रेस की सरकार ने जो सबसे ज्यादा राज किया, 18,000 देश के ऐसे गांव थे जहां बिजली पहुंची ही नहीं थी, और मात्र 2 सालों की सरकार में हमने 7,180 गांवों में बिजली पहुंचा दी। ये क्यों नहीं पहुंचा पाए थे? घाटे की बात करी 2008 और 9 के अंदर जो बिजली घाटा था वो 11 पॉइंट, सुन लीजिए 1 मिनट सुन लीजिए, आप सुन लीजिए, ये शोर मत मचाइए बीच में, केंद्रीय मंत्री उस पर आपको फटकार लगा सुन रहे हैं लीजिए, और आप अपने आप को ये नाटक मत कीजिए। अब सुन लीजिए, आपने बात रखी है तो उसका जवाब लीजिए। अब मैंने ये बोला कि जब ये घाटे की बात करते, सुन तो लीजिए, ये नाटक नहीं है। हाँ, सुन लीजिए, अब सुन लीजिए, लोगों के सामने आपकी सच्चाई रखना चाहते हैं, आपका दोहरा चेहरा और आपकी दोहरी नीति रखना चाहते हैं। अब सुन लीजिए अब बात को पूरी, अब बीच में मत बोलिएगा। मैं कहना चाहता हूं कि 18,000 गांवों में नहीं पहुंच पाई थी बिजली, आज तक 7,180 गांव में हमें 2 साल में पहुंचाई। 11.77% घाटा था बिजली का, मात्र 2 सालों के अंदर 2.1% पर लेकर आ गए। ये मैं पूछना चाहता हूं, अगर ये बिजली की बात कहते हैं, 1,28,000 MVA बिजली 2 सालों में कैसे बना दी हमने? आपकी सरकार क्यों नहीं बना पाई? आपकी सरकार क्यों नहीं? सुन लीजिए, अब तथ्यों के ऊपर बात करते हैं, शोर मचा के डिबेट को खराब मत कीजिए, आप शोर मचाकर डिबेट को खराब मत कीजिए प्लीज। आपके कैप्टन अभिमन्यु सुन लीजिए, 82% लाइन लॉस है, उस लाइन लॉस को कवर करने के लिए आपने क्या किया? सुन लीजिए पूरी बात को, आपने बात उठा दी, मैं आपके बीच में बोला नहीं था। मुद्दे की बात यह है कि इतने बुरे हालात जिस देश के अंदर गांव के अंदर बिजली नहीं थी, प्रूव करके दिखा दिया। 2 सालों के अंदर हमने प्रूव करके दिखा दिया। और हम तो कहते हैं हमारी एक एप्लीकेशन, एक ऐप है, उसका नाम है गर्व। कांग्रेस के सारे नेता बैठ जाएं उस ऐप को लेकर, आपको पता चल जाएगा किस किस गांव के अंदर बिजली पहुंच चुकी है जो 60 सालों में नहीं पहुंची थी। और इसी प्रदेश की बात कह रहा हूं मैं आपको, अपना पिछला पूरा रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए। हमने 550 किलोमीटर का ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम हमने सुधारा है। क्यों नहीं सुधार पाए थे आप उसे पहले? क्यों नहीं थी आपके पास बिजली पहले? मुद्दा यह है कि आपके पास ना बिजली थी और ना विल थी और ना इंफ्रास्ट्रक्चर था। आप तीनों तरफ से फेल थे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने हरियाणा प्रदेश के अंदर 1.5 साल के अंदर जो बदलाव किया और केंद्र में जो 2 साल के अंदर बदलाव किया था, उसकी कल्पना कभी 60 सालों के अंदर नहीं की गई थी। ठीक है सर, अच्छी बात है, इतना चिल्लाने किसी को जरूरत नहीं है। अच्छी बात है, अपनी अपनी कोशिश आप लोग जारी रखिए। वो 60 साल तक थे, आपने 2 साल में कमाल कर दिया। कमाल करने की जरूरत है, हमारा देश इसी कमाल के लिए इंतजार में था। और आपने जो सपने दिखाए थे तो उसके बाद और भी ज्यादा आकांक्षाएं बढ़ गई थी। मैं पहले से ही कह रहा हूं कि अच्छी बात है कि कम से कम आज इन चीजों को लेकर इस माइन्यूट लेवल पर चर्चा हो रही है, क्योंकि पहले तो बिजली आती थी, पीएमओ तक शिकायत जाती थी, नहीं जाती थी, तमाम तरह की बातें। सब अपनी अपनी सरकार के काम को सराहते हैं, उनको भी हक है, आपको भी हक है। आप ये नहीं कह सकते किसी को कि आप सवाल मत उठाइए, वो भी कांग्रेस पार्टी को। समझते हैं आप कि कांग्रेस पार्टी सवाल ना उठाए, आपने कैसी बात कर दी? ऐसा मत बोलिए। प्रदीप मलिक बताइए, हम सवाल उठाते हैं, विपक्ष सवाल उठाता है, जवाब मिलता है, ठीक है, सारी बातें। आज केंद्रीय मंत्री ने खुद सवाल उठाया, ये तो बड़ी अच्छी बात है कि कम से कम देखिए कि एक ही पार्टी की सरकार है, केंद्र में अलग है और प्रदेश में अलग है, और खुद उसी पार्टी के केंद्रीय मंत्री सबके सामने। यह भी एक बड़ी बात है कि पत्रकारों को हटा के नहीं, बल्कि पत्रकारों के बीच में वो व्यंग्यात्मक जो ट्वीट हैं या जो शब्द लिखे गए थे, एक उपभोक्ता की तरफ से शिकायत की गई थी, वो बात उन्होंने बड़ी ईमानदारी से सबके सामने ओपन प्लेटफॉर्म पर रखी है। सरप्लस बिजली होने के बाद भी बिजली क्यों नहीं, ये सवाल आखिर क्यों उनको पूछना पड़ा? क्या दिक्कत है सरकार की? अतुल जी, देखिए, जो पीक आवर होता है शाम के वक्त, यानी शाम को 6:30 बजे से लेकर रात 10 बजे तक पीक आपके सारा जो पावर, चाहे वो गांव है, चाहे शहर है, चाहे इंडस्ट्री है, आपके सारे उपकरण चल पड़ते हैं। और उस समय जो पीक आवर के समय जो डिमांड होती है, पिछले साल इन दिनों की हम बात करें तो 9300 मेगावाट थी और आज 8900 मेगावाट है, यानी 400 मेगावाट कम है। डिमांड बढ़ नहीं रही है, डिमांड 400 मेगावाट कम है, पीक आवर में बोल रहा हूं मैं जी। उसके बाद आपके पास 10,913 मेगावाट की कैपेसिटी है और सप्लाई भी
नो डाउट 8900 मेगावाट हुई है पीक ओवर में, तो आपके पास 400 मेगावाट तो वैसे ही पिछले साल से कम डिमांड। इसके अलावा आपके पास कैपेसिटी की कोई कमी नहीं, फिर सरप्लस है तो गांव बिजली क्यों नहीं दी गई? आपको सुन के हैरानी होगी जेटली साहब, 5 लाख हरियाणा में ट्रांसफार्मर है। आपको बता दें कि जो ट्रांसफार्मर होता है उसकी मेंटेनेंस भी जरूरी होती है, उसका समय पे तेल भी बदलना होता है और अर्थिंग भी करनी होती है। स्टाफ नहीं है, 40 से 42% के पास एम्प्लॉइज कम है, ट्रांसफार्मरों की ठीक से रिपेयर नहीं हो पाती, और जिस वजह से क्या होता है कि आपके पावर हाउसेज में तो बिजली होती है, पावर हाउसेज से आगे घरों में बिजली कैसे जाए वो तो आपके ट्रांसफार्मरों के माध्यम से ही जाती है। 11 केवी की लाइन जो होती है उसके आगे जो ट्रांसफार्मर होता है उससे घरों में बिजली जाती है। वो आपके ट्रांसफार्मर ही 60 से 65% तक रिपेयर ही नहीं किए गए, जिस वजह से ये दिक्कत आई है। और ये बार बार शिकायतें आती हैं कि ट्रांसफार्मर जल गया, ये हो गया। और दूसरी बात क्या है कि यदि आपके पास बिजली सरप्लस है तो सरप्लस है तो महंगे एग्रीमेंट, पावर परचेज एग्रीमेंट, मैं ये नहीं कहता कि वो आप लोगों के समय के ही चल रहे हैं, वो पहले से ही चल रहे हैं। 70 जगह से आपको बिजली मिलती है हरियाणा में। पावर पीपीए की भी बात हुई थी, पावर परचेज एग्रीमेंट काफी महंगे भी हुए हैं। तो आप राजस्थान, दिल्ली और महाराष्ट्र ने महंगे पावर परचेज एग्रीमेंट रिजेक्ट कर दिए, आपने ये हिम्मत क्यों नहीं दिखाई आप उनको करो। और आपको सुन के हैरानी होगी, 21 जुलाई को हरियाणा रेगुलेटरी इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन ने एक पब्लिक हियरिंग बुलाई 21 जुलाई को। उस दिन यही 4 पीपीए ये और करना चाहते हैं। 4 पीपीए किस चीज के करना चाहते हैं? रिन्यूएबल एनर्जी के करने चाहते हैं और हाइड्रो के करने चाहते हैं। जो इन्होंने रेट दिया है रिन्यूएबल एनर्जी का दिया इन्होंने 5 रुपए दिया हुआ है एक, और एक रिन्यूएबल एनर्जी का ही 6 रुपए 44 पैसे और हाइड्रो का दिया हुआ है 5 रुपए 50 पैसे। आप ये बताइए, जब ऑलरेडी आपके पास इतने महंगे पीपीए हैं, और पहले उस दिन भी एक दिन चर्चा हुई तब भी बात हुई थी कि आप बगैर बिजली लिए भी काफी ऐसे सोर्सेज को आप फिक्स चार्ज के नाम पर हर साल 2000 करोड़ स्टेट का जाता है, तो आप महंगे पीपीए रिजेक्ट क्यों नहीं किए अपने 1.25 साल में? दूसरा, यदि आपने ये 4 करने आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि एक सर्टिफिकेट होता है उसको बोलते हैं रिन्यूएबल, इसका सर्टिफिकेट है ये रिन्यूएबल एनर्जी से रिलेटेड है, क्योंकि आपने वो हर हालत में करने होंगे। लेकिन उसकी जगह आप चाहें तो आप उसकी जगह आप आरएसी ले सकते हैं, रिन्यूएबल आरएसी सर्टिफिकेट बोलते हैं उसको, रिन्यूएबल एडवांस सर्टिफिकेट, वो आप ले लीजिए। इसलिए क्या होगा, आरएसी लेने से आपको ये महंगे एग्रीमेंट नहीं करने पड़ेंगे। ठीक है प्रदीप मलिक, मैं रोकूंगा आपको, एक छोटा सा ब्रेक मुझे लेना है, उसके बाद हम चर्चा करेंगे और सवाल का जवाब लेंगे। एक सेकंड, ठीक है बोले प्रदीप मलिक बोले। और यदि आपने ये करना ही है तो आप एनटीपीसी का भी राजस्थान में 4 रुपए 34 पैसे का हुआ है सोलर का, आप 4 रुपए 34 पैसे में कीजिए। और हाइड्रो की तो बिजली सबसे सस्ती होती है, ये कहने की जरूरत नहीं है। भागड़ा ब्यास मैनेजमेंट से आपको 54 पैसे प्रति यूनिट मिलती है, तो ये 5 रुपए 50 पैसे का इतना महंगा क्यों किया जा रहा है? इस पे हालांकि 21 जुलाई को पब्लिक हियरिंग है, उसमें फैसला होगा कि एचआरसी क्या निर्णय लेती है। यदि क्या तो आप आरएसी ले लीजिए, रिन्यूएबल एडवांस सर्टिफिकेट, या फिर आप ये महंगे ना कीजिए। और महंगे ये करने ही आपको बहुत जरूरी है, अगर किसी को ओबलाइज करना या और कोई भी रीजन है तो फिर जो आपने महंगे किए उनको रिजेक्ट कीजिए। जब आपकी जो पुरानी सरकारों के कम से कम पीपीए हैं महंगे और जिसके लिए एक मुश्त राशि जा चुकी है, भले बिजली खर्च हुई या बिजली मिली नहीं मिली, कम से कम उनको रिजेक्ट तो कीजिए। इस पर हमने पहले भी चर्चा की थी और राजस्थान का, महाराष्ट्र का उदाहरण भी दिया प्रदीप मलिक ने कि वहां के सरकारों ने इसे रिजेक्ट किया है। ठीक है, इसका जवाब हम लेंगे, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, जल्द आते हैं। चलिए हम चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। संक्षेप में अपनी बात सभी मेहमान रखें, मेरी गुजारिश है। जेटली साहब, मैं आपके पास आ रहा हूं। सवाल इसी बात का है कि सवाल हमने नहीं उठाया, सवाल आपके केंद्रीय मंत्री ने खुद उठाया, और ये अच्छी बात है। मैं फिर से कह रहा हूं कि ईमानदारी से सबके सामने, पत्रकारों के बीच में उन्होंने ये बात रखी, बिजली है, मेंटेनेंस की दिक्कत है, तमाम तरह की बात, लेकिन जो हिम्मत अभी कुछ दिनों पहले जिक्र किया था मुख्यमंत्री ने कि पिछली किसी सरकार या किसी मुख्यमंत्री ने हिम्मत नहीं जुटाई कि लोगों से बिजली का बिल मांगे, मैंने वो हिम्मत जुटाई है। मैं तारीफ करता हूं उनकी इस बात की, लेकिन इस हिम्मत जुटाने के बाद ये हिम्मत क्यों नहीं जुटा पा रहे जिसका जिक्र प्रदीप मलिक कर रहे हैं, जिसका जिक्र ढुल साहब ने किया। पुराने पीपीए जो एग्रीमेंट है जिनसे कोई फायदा नहीं हुआ, एक मुश्त राशि जा चुकी है, उसके लिए आप उनको कोसेंगे अलग, लेकिन आप उसको खत्म नहीं कर रहे और नए की तैयारी कर रहे हैं, और फिर भी बिजली नहीं मिल रही।
देखिए अतुल जी, कुछ कंफ्यूजन हो गई शायद। मलिक साहब ने जो बातें रखी थी वो रखते रखते उत्तर भी देते जा रहे थे और प्रश्न भी उठाते जा रहे थे। बात इंपॉर्टेंट यह है कि रिन्यूएबल एनर्जी की बात करी। सबसे पहले इन्होंने बात करी जो बिजली प्रोडक्शन, जो बिजली की जरूरत थी, उस जरूरत के अंदर घाटा आया है। मतलब इन्होंने एक बात तो प्रूव कर दी कि हमारी सरकार ने जो रिन्यूएबल एनर्जी के टारगेट थे उसे अचीव करना शुरू कर दिया है, क्योंकि अब जो बिजली प्रोड्यूस हो रही है वो अलग अलग माध्यम से हो रही है, उस बिजली में भी कटौती आई है। दूसरी बात, जब ये बात करते हैं कि कौन सी कंपनी ने, कौन से प्रदेश ने किस तरीके से रिन्यूएबल एनर्जी के रेट टैरिफ डिसाइड किया है, तो उसका मैं आपको थोड़ा सा विस्तार से बता देता हूं कि अलग अलग लोकेशन के अंदर अलग अलग रिन्यूएबल सोर्सेज में अलग अलग तरीके से बिजली पैदा होती है, जिसमें क्लाइमेट का भी योगदान रहता है। ये कहीं पर 4.5 रुपए भी जाती है और कहीं पर 6 रुपए भी जाती है। और ऐसे भी प्रदेश हैं जहां पर अगर रिन्यूएबल एनर्जी में आप कहेंगे तो 6 रुपए का भी उन्होंने टच किया टारगेट, कहीं पे 4 रुपए 80 पैसे भी गया अभी पीछे। आप नहीं कर सकते, आप क्या महंगा है, यही कहना चाहता हूं कि हम जो बिडिंग होती है उस बिडिंग में सभी पार्टिसिपेट करते हैं। अब तीसरी बात आती है कि मलिक साहब के साथ हमारी जो पिछली डिबेट थी, अगर आज उसकी चर्चा कर ली जाए तो ज्यादा बेहतर होगा। मेंटेनेंस को लेकर हमारी सरकार ने एक बात कही थी कि केवल मेंटेनेंस की खामियों की वजहों से कई बार बिजली उद्योगों तक नहीं पहुंच पाती है, जिसका विरोध मलिक साहब उस दिन कर रहे थे। आज इन्होंने खुद बताया कि ट्रांसफार्मर की ओवरहाइलिंग भी चाहिए, उसमें ऑयल भी बदलना है और कुछ ऐसे ट्रांसफार्मर जिनकी क्षमता भी बढ़ानी है। जिसके क्षमता बढ़ाने की जब बात आती है तो उस पूरे आंकड़े में आपके सामने रख चुका, हमने कितनों की क्षमता बढ़ा दी है। ट्रांसमिशन की बात आए चाहे डिस्ट्रीब्यूशन की बात आए, लेकिन अगर हम ये कहते हैं जो पिछली व्यवस्थाएं चल रही थी उसमें मेंटेनेंस अच्छा हो रहा था, तो प्रदेश की जनता को बिजली तो मिली नहीं थी। पहली बार आकर हमने ये स्टेप उठाया कि जो सरप्लस बिजली हमारे पास पड़ी है वो प्रदेश की जनता तक पहुंचनी चाहिए। ठीक है, ठीक है, ठीक है, रोक रहा हूं, मैं आपको रोक रहा हूं, समय कम रहता है। मैं चाहूंगा रंजीता जी भी कुछ बोलना चाह रहे हैं, ढुल साहब भी, उसके पहले प्रदीप मलिक कुछ बोलना चाह रहे हैं। प्रदीप मलिक, देखिए, जो सेंट्रल पावर मिनिस्टर है उसकी बात मानी जाएगी या जेटली साहब की मानी जाएगी? पीयूष गोयल जी ये कहते हैं कि जो बिजली का उत्पादन है वो बहुत सस्ता हुआ है। एनटीपीसी जो देश में पावर है उसका 1/4 अकेली एनटीपीसी जनरेशन करती है। उसका एनटीपीसी का जो रेट हम बात करें, पहले 3 रुपए 20 पैसे प्रति यूनिट आता था, अब वो 30 पैसे घट गई है। मैं नहीं कह रहा, ये देखो लागत घटी। थोड़ा कंफ्यूज हो गया, आपने रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर चर्चा करी थी, मैंने उसका जवाब दिया है। एनटीपीसी का ही प्लांट है। रिन्यूएबल एनर्जी, मैंने रिन्यूएबल एनर्जी का ये कहा है, रिन्यूएबल एनर्जी के पहले से जो महंगे हुए उनको रिजेक्ट कर दो आप। मैंने कब कहा कि आप मत करो? मैंने ये कहा है कि जो आरपीओ है, जो आपने आरपीओ के तहत ये करने जरूरी है, मान गए, लेकिन जो रेट इतना महंगा क्यों दे रहे हैं आप? तो उनकी वकालत कर रहे हो। पहले ही 21 तारीख को पब्लिक हियरिंग है, उससे पहले आप वकालत करने लगे। जब आप पीयूष गोयल की बात को मानेंगे या आप अपनी बात कहेंगे? सेंट्रल पावर कंफ्यूज हो गए कि बिजली का आपने जो चर्चा करी थी, मैंने उस प्रश्न उठाया था, केवल उसका जवाब दिया है, मैंने उससे अलग हटकर कोई जवाब। दूसरी बात मैंने ये कहा, एक सेकंड, ठीक है, जेटली साहब 1 मिनट, आपके पास स्टाफ नहीं है, ठीक है? मैं कब कह रहा हूं, आप आईटीआई के जो बच्चे जो इलेक्ट्रिकल के थे उनको आप ट्रेंड कर लेते, इसमें तो कोई आपको दिक्कत नहीं थी। उससे क्या होता है? चलिए, ये तमाम मसले हमने लास्ट डिबेट में भी इस पर हम सवाल उठाए थे, और वाकई प्रदीप मलिक ने जो बात कही है कि एक तरफ जो कमी की बात कही जाती है मेंटेनेंस को पूरी करने के आउटसोर्सिंग के लिए, तो स्किल इंडिया के तहत आप बच्चों को जो पहले से तैयार करने की बात कर रहे हैं, योजना चला रहे हैं, तो क्यों नहीं उनको ऐड करते हैं? इसका भी जिक्र करते हैं प्रदीप मलिक। रंजीता जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। रंजीता जी, सरकार के पास क्या जवाब है खुद उन्हीं के मंत्री, केंद्रीय मंत्री के सवालों का? देखिए, बिल्कुल अतुल, मैं इस बात के लिए बधाई देती हूँ राजीव जेटली जी को कि इतनी खूबसूरती से और इतनी जोर से और इतनी सफाई से झूठ बोलते हैं कि एक बार तो जनता भी कशमकश खा जाए कि वाकई ही ये सच बोल रहे होंगे। अभी इतने बड़े बड़े आंकड़े पेश कर रहे थे कि 11,000 गांव में हमने बिजली पेश कर दी। 7,180 गांव में 11,000 मैंने नहीं बोला। हरियाणा में 11,000 गांव नहीं है, 67 तो गाँव है। 7,180 गांव में बिजली पहुंचाइए, करेक्ट कर लीजिए अपने आप को प्लीज। हमने आके बिजली भेज दी। जनाब, अब जेटली साहब जवाब सुनिए, जेटली साहब अपनी जनरल नॉलेज को ठीक कीजिए। 7,180 में दोबारा से बोल रहे हैं। 1972 से लेके 1977 के पीरियड में हमने एक गांव के अंदर बिजली प्रोवाइड कर दी थी। 1972 से 77 की बात कर रही हूँ, और अब आज बात कर रहे हैं कि इतने गांव में बिजली थी नहीं, हमने भेज दी। 18,000 गाँव में बिजली नहीं थी, बोलिए, जो कि आंकड़ों के सामने 18,000 गाँव में बिजली नहीं थी। देखिए जनाब, हम ये आपका डिपार्टमेंट बोलता है, आप चेक कर लीजिए उसमें जाकर कि हम आपके मोदी जी की बात कर रहे हैं।
हम हरियाणा में तो टोटल 67 गांव हैं और 1972 से लेकर 1977 तक चौधरी बंसीलाल ने राजीव गांधी विद्युत योजना के तहत एक एक घर में बिजली पहुंचा चुके हैं और आप कहते हैं कि हमने आके बिजली पहुंचा दी। जनाब, जो तो आपकी फेलियर है उसका ठीकरा आप कांग्रेस के सिर पर फोड़िए। इतना पूछना चाहता हूँ, नहीं होती केवल इतना पूछना चाहता हूँ, आपके दो मैनिफेस्टो बने, दोनों मैनिफेस्टो के अंदर आपने कहा हम 24 घंटे बिजली देंगे। दोनों बार माननीय पूर्व मुख्यमंत्री बोल चुके हैं कि बिजली हमारे पास बिजली का अभाव था। 24 घंटे कट क्यों लग रहे हैं? जी हाँ, बस बेसिक से मेरा देखिए, मुझे रंजीता जी ने बताइए जो कि सवाल अगर उठाया है इनके यही सवाल, पास राजीव शेट्टी एक्स्ट्रा साहब बिजली तमाम है, आंकड़े आप तो रखिए, जनता को उससे मतलब नहीं है क्योंकि जनता बिजली चाहती है। मैं समझता हूं कि हाँ, ये भी थोड़ी सी ज्यादती होती है, किसी भी पार्टी की सरकार हो कि वो काम करे तो उसका जिक्र नहीं, लेकिन उसको जो नहीं मिल रहा उसको लेकर सवाल उठाया जाए। लेकिन सबसे अहम सवाल यही है जिसका जिक्र आज केंद्रीय मंत्री ने खुद किया है। रविंद्र धुल साहब, सरकार किस तरीके से जवाब देने की स्थिति में है, क्योंकि मेंटेनेंस का मसला है, आउटसोर्सिंग का मसला है, तमाम तरह की दिक्कतें हैं। पीपीए का सवाल आपने आज भी उठाया, पिछली की डिबेट में भी आपने उठाया था, तो उस वक्त हमारे साथ सुनीता दुग्गल जी थी। पीपीए पर कदम बढ़ नहीं रहे, लेकिन ये तमाम चीजें जरूर कवायद में लाई जा रही हैं कि स्मार्ट ग्रिड बनाएंगे, तमाम तरह की चीजें करेंगे। केंद्रीय मंत्री ने जो सवाल उठाया, क्या माने कि हाँ, अब एहसास होगा इस सरकार को कि सिर्फ बोलने से काम नहीं चलेगा, जमीनी तौर पर व्यवस्था बदलनी भी होगी? देखिए अतुल, एक तो पहले करेक्ट कर दीजिए मेरे मित्र जेटली साहब को। इनको ये बताइए कि हम बात कर रहे हैं केंद्र सरकार ने हरियाणा सरकार को डांट पिलाई, केंद्र सरकार के मंत्री ने हरियाणा सरकार को डांट पिलाई। आप बात करें हरियाणा की, आप कृपया करके पूरे भारत का हमें नक्शा मत बताइए। आपकी सरकार, आपकी हरियाणा सरकार को केंद्रीय बिजली मंत्री ने आज कोसा है। आप उसकी बात करें, आप केंद्र की सरकार की बिल्कुल बात सही बात करें। है। हरियाणा पर इलेक्ट्रिफिकेशन हुए 40 साल हो गए, जैसे रंजीता जी ने बताया। आप इस प्रकार की बातें मत करें। दूसरी बात आपको मैं बताना चाहता हूं, आप गुड़गांव को 24 घंटे बिजली दें ना दें इससे फर्क नहीं पड़ता। मैं ये कह रहा हूं कि जब हरियाणा के अंतिम गांव, जब मेवात, जब सिरसा तक, इस कोने तक, जहां पर पंचकुला में आप, मैं मोरनी का मैं बता रहा हूं रेफरेंस, कुछ पहाड़ी गांव ऐसे हैं जहां पर आज भी बिजली की इतनी भारी समस्या है। जब तक हरियाणा के अंतिम गांव तक आप बिजली नहीं पहुंचाते, आप गुड़गांव का ढिंडोरा पीट करके हरियाणा की जनता को मूर्ख नहीं बना सकते। वहां पर फिर भी सेल्फ सस्टेन्ड इंडस्ट्रीज हैं इतनी बड़ी बड़ी जो जनरेट करती है इलेक्ट्रिसिटी को और काम करती है। वो आप जो है बात करें किस प्रकार से जो हमारे 67% रूरल कंज्यूमर, 6700 जो आपके विलेजेज अराउंड 7000, उन रूरल जो बेल्ट है वहां पर आप किस प्रकार से बिजली को पहुंचाएंगे। वहां पे आपको हैरानी होगी कि 91 से मैं स्टार्ट होता हूं, मैं 90 से स्टार्ट होता हूं। 90s के अंदर गांव के अंदर जो बिजली का शेड्यूल था, अराउंड 20 घंटे के आसपास में बिजली आती थी एक दिन के अंदर, जब 1990 के अंदर था। वो घटता घटता 98 से 2005 के बीच में लगभग 18 घंटे रह गया। कांग्रेस के टाइम पर वो घटता हुआ 12 घंटे रह गया। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ऑफिशियली जो है गांव के अंदर जो ट्यूबवेल पे जो बिजली दी जाती है वो 8 घंटे पर आ गई है। आप ये बताएं कि आप ये कहते हैं ना कि हरियाणा के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं था। साहब, हम 1990 के अंदर जो है हरियाणा 28 घंटे अपना 22 घंटे 20 घंटे बिजली देने में सक्षम था। हमारे पास में इंफ्रास्ट्रक्चर था। आने वाली सरकारों के जो है दबाव बढ़ने के कारण मैं मान सकता हूं कि बिजली का जो है कंजम्पशन बढ़ा है, उसके कारण से आपने जो है ट्यूबवेल से थोड़ा सा लोड वहां पे घटा दिया होगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार की तो इतनी फेल्ड अटेम्प्ट मैं मानूंगा। आप शेड्यूल्ड बिजली 8 घंटे की भी आज हरियाणा के अंदर गांव के अंदर नहीं दे पा रहे। एक तो घट गई बिजली 8 घंटे, 20 से 8 घंटे हो गई 90 से लेकर 2016 तक, और उसके बाद जो शेड्यूल्ड बिजली है वो भी नहीं मिल रही। अतुल जी एक लास्ट कमेंट, अतुल जी एक छोटी सी बिल्कुल बिल्कुल सर, मुझे बताएं कि जब मेरा किसान, मेरे गांव का किसान एक अपना एक छोटा सा इंजन लगा करके डीजल डलवा करके, और सबसे महंगा जो कि हिंदुस्तान के अंदर इन्होंने महंगा किया है डीजल, उस महंगे डीजल से बिजली का उत्पादन करके और ट्यूबवेल चला रहा है। आप विकास की बात कर रहे हैं, यहाँ पर किसान फांसी लटक रहे हैं। कौन से विकास की बात कर रहे हैं आप? ठीक है सर, अब जवाब लेते हैं। और मैं मेरा भी एक आखिरी सवाल होगा, सभी मेहमानों से मेरा एक आखिरी सवाल होगा, फाइनल कमेंट की तरफ हम बढ़ रहे हैं। देखिए सरकार के पास क्या जवाब होगा ये तो आने वाले समय में इसका पता चलेगा। सवाल आज हमने नहीं, खुद उनके मंत्री ने, केंद्रीय मंत्री ने उठाया है, क्योंकि मसला पीएमओ तक पहुंच गया और मोदी साहब हर चीज पर नजर रखते हैं। मेरा आखिरी सवाल है और बहुत संक्षेप में अपनी बात रखें इस पर, फाइनल कमेंट की तरफ।
जेटली साहब, ये स्मार्ट ग्रिड की जो बात हो रही है, मैं कहता हूं पूरे सूबे पर हम चर्चा कर रहे हैं, लेकिन आप कहते हैं कि पूरे सूबे के साथ गुरुग्राम को खास तौर पर एक अलग ट्रीटमेंट दिया जाएगा। यहां से एक नई योजना ले जाएंगे जिसकी सराहना भी केंद्रीय मंत्री ने की है कि रोड मैप जो आप लोगों ने बनाया, और अधिकारियों की भी उन्होंने सराहना की कि वाकई बहुत माइन्यूट लेवल पर आप लोगों ने विचार किया है। इस स्मार्ट ग्रिड को लेकर जो सक्रियता है, इसके सक्सेस को आप कैसे देखते हैं और कितने समय में देखते हैं? देखिए, एक इम्पोर्टेंट बात है कि पहली बात तो मैं पहले शॉर्ट में बिल्कुल ढुल साहब की बात का जवाब दे देता हूँ, बहुत संक्षेप में सर। बहुत संक्षेप में। पहली बात ये शायद सुन नहीं पाए थे मैंने जो बात बताई थी। इंफ्रास्ट्रक्चर कहीं ना कहीं लैग कर रहा था। हमने 516 किलोमीटर क्या ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम बिठाया नया। 3117 का किलोमीटर का जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, मात्र 3 साल का टारगेट हमने रखा है जिसको हमने डेवलप करना है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि इस प्रदेश के अंदर जो राजनीति होती थी वो बिजली को लेकर ही होती थी। वो अलग बात है कि ढुल साहब की सरकार में, ढुल साहब की सरकार में यहाँ से उद्योग पलायन कर रहे थे। किस वजहों से कर रहे थे? क्योंकि उनको यूनिट रेट मुझे लगता है 9 रुपए नहीं 50 रुपए पड़ता था, क्योंकि दूसरे चार्जेस जो इनेलो की सरकार उन पर लगाती थी, उन वजहों से उनको हरियाणा छोड़कर भागना पड़ता था। बात यहाँ पर यह आ रही है कि अगर हम ये कहते राजीव जी, क्योंकि उस बात मत बताइए। अगर आपने कमिटमेंट बिजली को लेकर राजनीति ना की होती, सुन लीजिए, आपने अगर बिजली को लेकर राजनीति ना की होती तो आपके मैनिफेस्टो के अंदर ये वायदा ना होता कि बिजली के बिल माफ कर दिए जाएंगे। उस वायदे को तोड़ा भी ना जाता और किसान भी बेचारे मारे ना जाते। मुद्दा इतना है कि 31,000 सोलर पंप हमारी सरकार ने लगाए। 1991 से लेकर आज तक टोटल इतने सोलर पंप नहीं लग पाए। ठीक है सर, स्मार्ट ग्रिड पर जवाब दीजिए, मेरे पास वक्त नहीं है। स्मार्ट ग्रिड का मतलब, अगर इस प्रदेश के अंदर बिजली चोरी रुकती है तो जो सरप्लस की बिजली और जो पैसा सरकार के पास आता है उससे हमारा डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम भी मजबूत होता है। क्योंकि हम नहीं चाहते कि किसी राजनीतिक पार्टी के सर्वाइवल के लिए वो जो उपभोक्ता फ्री की बिजली लेते हैं उसका अतिरिक्त बहुत दूसरे की जेब पर पड़े। और अभी तक जो राजनीति होती आई, चाहे वो कांग्रेस की सरकार में रही हो, ये मैं नहीं कहता, कांग्रेस की सरकार में इन्हीं के डिपार्टमेंट ने जो ऑडिट आया उसमें पता चला कि किलोई से कभी रिकवरी नहीं होती। पिछली इनेलो की सरकार रही, वायदा कर दिया कि बिजली के बिल माफ कर देंगे, नहीं हुए तो बेचारे किसानों को हाथ धोना पड़ा जान से। मुद्दा ये है, अब प्रदेश को आगे लेकर जाना है और आप बिजली के मसले पर राजनीति का स्पेस नहीं छोड़ना चाहते, इसलिए स्मार्ट ग्रिड की आप बात कर रहे हैं। राजनीति का माध्यम ना बने। ठीक है सर, मैं चाहूंगा इस पर फाइनल कमेंट जरा दें। ढुल साहब, आप स्मार्ट ग्रिड को लेकर ही बोलिएगा सर, वक्त कम है। स्मार्ट ग्रिड की मैंने मैंने बताया आपको, आपने ग्रिड बनाया, मुझे पता नहीं है कि आपकी केंद्र सरकार और राज्य सरकार बैठ करके कौन से प्लान बना रही है। आप विपक्ष को कभी साथ में तो लेते नहीं, हमें तो कभी केंद्रीय मंत्री ने ये भी कहा है, मैं जोड़ देता हूं ढुल साहब, मैं समझता हूं कि आपको नहीं पता होगा, केंद्रीय मंत्री ने ये भी कहा है, केंद्रीय मंत्री ने ये भी कहा है कि जो ये तैयारी की गई है, मैं चाहता हूं कि इसको पब्लिक के सामने भी प्रेस वार्ता, प्रेस ब्रीफ के जरिए सब तक पहुंचाया जाए, जिससे लोगों को भी पता चले। ये भी बात उन्होंने कही है, हालांकि भी ऐसा हुआ नहीं है। जी यही कह रहा हूं मैं अतुल जी, मैं ये कह रहा हूं आप गुरुग्राम का विकास कीजिए। जब तक आपकी वो स्मार्ट ग्रिड हमारे जींद, हमारे सिरसा, हमारे मेवात और जब तक पंचकुला के मोरनी के गांवों तक नहीं पहुंचाएंगे आप बिजली को, आप कितना भी खोखला विकास का दावा कर लीजिए, जब तक हरियाणा में किसान मरेगा तब तक आप विकास नहीं कर सकते। ठीक है, रंजीता जी अच्छी बात, ढुल साहब ने अच्छी बात कही। ढुल साहब ने बहुत अच्छी, मैं तारीफ करता हूं इनकी बात की। ढुल साहब ने कहा जब तक उन गांवों तक बिजली नहीं पहुंचेगी तब तक हम ये नहीं समझ सकते कि हरियाणा का विकास हुआ है। तो कम से कम इन्होंने ये दायित्व हमें दे दिया कि जो पहले सरकारें नहीं कर पाई थी वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार। ठीक है, रंजीता जी फाइनल कमेंट स्मार्ट ग्रिड को लेकर कीजिए आप। देखिए अतुल, 7,000 करोड़ की लागत से बनने वाला है ये स्मार्ट ग्रिड। सबसे पहले तो 2 साल हो गए इसके बारे में सुनता है, ये कब शुरू होगा और कब पूरा होगा ये तो भगवान भरोसे है। इन्होंने करनाल के एक गांव यूनिशपुरा में 30 एकड़ की जो उपजाऊ जमीन थी वो गांव वालों से फ्री ऑफ कॉस्ट हथियाली कि वहां पर एक पावर हाउस बनाया जाएगा। और हैरानी की बात आप देखिए कि वहां पर 20-20 घंटे की बिजली के कट लग रहे हैं। तो जैसे इनके बाकी चुनावी वादे हवा में उड़े हैं, जैसे इनका स्वच्छ अभियान उड़ा है, 20 घंटे का बिजली कट नहीं लग रहा। आप इस तरह की बातें ना करें। ये राजीव जी आप नहीं बोल सकते, आपके केंद्रीय मंत्री ने कहा। बाद में ये कहेंगे, उन्होंने केवल ट्वीट का सहारा, ट्वीट बताया फेसबुक सोशल मीडिया। मैं अभी अगर ट्वीट करके लिख दूं कि हरियाणा प्रदेश के अंदर 24 घंटे बिजली, ठीक है, आप ट्वीट पर भी सवाल खड़े करें। जगमग योजना का जो मजाक उड़ाया जा रहा है, आप उसके ऊपर
रिकॉर्ड नहीं, मैं आपको बताऊंगा। बिल्कुल। रेवाड़ी का एक गांव जहां पर बावल का एक गांव जहां पर पिछले 1 महीने से बिजली नहीं है। आप कृपया करके हरियाणा की जनता को मूर्ख बनाने का आप काम हरियाणा करें। की जनता को जो मूर्ख बना चुके हैं, उस हरियाणा की जनता को इंटेलिजेंट और समृद्ध बनाने का कार्य हमारी सरकार कर रही ठीक है है। सर, जेटली साहब रुक रहा हूं सर। हाँ। अरे आप तो अपने मैनिफेस्टो में लिखे थे, जेटली हम साहब, बिजली जेटली देंगे, साहब, क्यों जेटली नहीं साहब, दिए? प्लीज, क्यों हमारा प्लीज, किसानों प्लीज, को? वक्त नहीं है मेरे पास, एक-एक करके। कि वहाँ पर काम करने के लिए कर्मचारी कहाँ से आएंगे? चलिए, स्मार्ट ग्रिड को लेकर संशय बरकरार है। अल्टीमेटली हम आप यहाँ पर ये चर्चा कर सकते हैं, ना तो ढूल साहब को पता है, ना ही रंजीता जी को पता है, इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि स्मार्ट ग्रिड कितना स्मार्ट ग्रिड होगा। ठीक है मैडम, ठीक है, ठीक है, माफ करिए, वक्त नहीं है। प्रदीप मलिक, बाकी चीजों पर तो सवाल केंद्रीय मंत्री ने उठाए हैं, सरकार के पास उसका जवाब है नहीं है, वो आने वाले समय में हम देखेंगे या पता चलेगा। लेकिन स्मार्ट ग्रिड को लेकर सराहना भी मिली है। मैं ये कहता हूं कि हाँ, कोई अच्छी तैयारी के लिए वक्त लगता है, और ये कहा गया कि 8 से 9 महीने में हमने रोड मैप तैयार किया है। उम्मीद करें कि हाँ, स्मार्ट ग्रिड पर भी सरकार आने वाले समय में सशक्त होगी और बढ़िया एक फॉर्मूला जो बनाया है उसका असर दिखेगा, और साथ ही सरप्लस बिजली का लाभ पूरे सूबे को मिलेगा। देखिए अतुल जी, जो हमारा गुड़गांव है वो हमारे हरियाणा की आर्थिक राजधानी है। गुड़गांव में सभी ज्यादातर मल्टीनेशनल कंपनी के कॉर्पोरेट ऑफिस हैं। इंडस्ट्री वहां ज्यादा से ज्यादा तब आएंगी जब हम वहां पे 24 गुना में 7 बिजली देंगे, ना उनको दिक्कत। स्मार्ट ग्रिड का मतलब ये है कि वहां पर एक तो आपको जो जैसे केबल और दूसरी जगह होती है पोल पे, वो नहीं होगी, आपको जमीन के अंदर केबल होगी। और दूसरा आपको हाईटेक टेक्नोलॉजी, जैसे विदेशों में जाते हैं वैसे आपको टेक्नोलॉजी मिलेगी। इसीलिए इस पर जो अप्रोक्सीमेट जो 7,000 करोड़ से 10,000 करोड़ का जो खर्च होगा वो गुड़गांव के लिए इसलिए किया जा रहा है ताकि विदेश से भी कोई आए तो गुड़गांव में इंडस्ट्री लगा सके, यहाँ पे अपना निवेश कर सके। और इसमें देखिए टाइम जरूर लगेगा, लेकिन आप गुड़गांव स्मार्ट ग्रिड होने के बाद एक ऐसा हाईटेक सिटी हो जाएगा पावर के मामले में, इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में। वहां फिर ये दिक्कत नहीं आएगी कि वहां ट्रांसफार्मर जल गया या और कोई दिक्कत आ गई। यानी ये एक अच्छा कदम है सरकार का, इसको हम सराह सकते हैं, उम्मीद कर सकते हैं कि बेहतर है। खुद इसमें खुद सेंट्रल पावर मिनिस्टर पीयूष गोयल इंटरेस्ट ले रहे हैं। वो खुद ये कह रहे हैं कि आप गुड़गांव को इतना हाईटेक कर दीजिए ताकि इंडस्ट्री यहाँ पर आए। ये नहीं है कि मान लो आप किसी दूसरे शहर में जाएं और वहां पर आपको ये सुविधाएं ना मिले। इसलिए खुद इस पर बार बार मीटिंग भी लेते हैं और इसमें खुद वो अपना इंटरेस्ट भी है उनका। और दूसरा जो जेटली साहब कहते हैं कि जेटली साहब मैं आपकी बात काटने के लिए यहाँ नहीं बैठता, आपको सुन के हैरानी होगी, यदि आपके पास पावर सरप्लस है तो 37,209 तो किसान लंबित हैं, वो कनेक्शन मांग रहे हैं। दूसरा, आपके गांव में तो आप 12 ही घंटे देते हो, एग्रीकल्चर को 8 घंटे देते हो, शहर को 24 घंटे देते हो, तो गांव में बढ़ा दीजिए। अब आप कहेंगे कि वो जगमग हरियाणा का, इसलिए वहाँ 15% को रखा। मैं बोलना चाहता हूँ हरियाणा को स्मार्ट बनाना है, केवल गुड़गांव को स्मार्ट बनाने के लिए ना केंद्र की ना हरियाणा की योजना है। हमारी योजना संपूर्ण हरियाणा को स्मार्ट आप ये मैसेज दे रहे हैं वहाँ पर करके आप सब लोग पूरे हरियाणा में रहने की बजाय। ठीक है, मेरे पास वक्त नहीं है, जेटली साहब उनको अपनी बात पूरी करनी। प्रदीप मलिक बहुत संक्षेप में अपनी बात पूरी करें, बहुत संक्षेप में। जेटली साहब आपके जो डिफॉल्टर है ना, डिफॉल्टर उपभोक्ता, आप उनसे रिकवरी नहीं कर पा रहे। आज से 3 महीने पहले भी वही फिगर थी, अब बढ़ी है। आज भी हरियाणा के उपभोक्ताओं पर जो डिफॉल्टर हैं 6300 करोड़ लंबित है। आप 6300 करोड़ रिकवर कर ले, किसने रोका है आपको? आपने तो पुलिस स्टेशन भी खोले हुए हैं बिजली चोरी रोकने के लिए। वो आपके जो पुलिस स्टेशन है वो रिकवरी तो करवा देते हैं थोड़ी बहुत, लेकिन चोरी रोकने में आज भी वो सफल नहीं हो पाया। चलिए ये ठीक है, ये अच्छी बात है, ये अच्छी बात है कि अगर सरकार ने जाते जाते इतना बताना चाहता हूँ बहुत संक्षेप में उज्ज्वला जो इंश्योरेंस स्कीम है उसके तहत जो कर्जे में, जो घाटे में डिस्कॉम चल रहा है, उसका खर्चा भी हमने अपने ऊपर गहन किया है ताकि बिजली व्यवस्था को सुदृढ़ किया जा सके। ठीक है, पुरानी अव्यवस्था। ठीक है, लेकिन रिकवरी का सवाल उन्होंने उठाया था, और रिकवरी में मैं ये भी जोड़ना चाहूंगा कि बहुत सारे सरकारी भवन भी हैं, तो कम से कम उस पर भी आप अपनी संजीदगी दिखाइए। कुल मिलाकर अच्छी बात है कि चाहे केंद्रीय मंत्री ने ही सवाल उठाया तो उसके बाद अब ये चर्चा हो रही है कि हाँ, सरकार सरप्लस बिजली होने के बावजूद क्यों नहीं पहुंचा पा रही बिजली। राजनीति इसमें अलग जगह है, बिजली एक मुद्दा हमेशा से राजनीति का रहा है हरियाणा में खासतौर से। वो अलग बात है कि कोई माने न माने, इस सरकार का कहना है कि हम हिम्मत के साथ लोगों को बिजली और सुलभ बिजली देने की कोशिश में, इसलिए सख्त कदम भी उठाएंगे। तो सख्त कदम उठाइए, लेकिन सुविधाएं भी तो दीजिए। और उसके साथ स्मार्ट ग्रिड पर किसी को आपत्ति नहीं है, लेकिन संशय जरूर है। अब देखना होगा कि भविष्य कितना इसका बेहतर होता है, और कम से कम हरियाणा के हर उस हिस्से में बिजली पहुंचे जिसके लिए बार बार
दावा करती है बीजेपी की सरकार की इससे पहले किसी ने सोचा नहीं कि वहां पर हम बिजली पहुंचाएंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया तमाम मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। प्रदीप मलिक आपका, राजू जेटली साहब आपका, रंजीता जी आपका और ढुल साहब आपका। कुल मिलाकर बिजली का मसला स्मार्टली कैसे टैकल किया जाए, समस्या और समाधान की तरफ कैसे बढ़ा जाए, सवाल इस पर होना चाहिए, ना कि राजनीति कहां से उसमें स्पेस के साथ निकाली जाए, खोजी जाए, इस पर कोई चर्चा की जाए। नमस्कार।